एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हिंदी में? उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा खत्म कर देंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हम लोग शुरू कर लेंगे आज। एक्सक्रीटरी सिस्टम माने उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, उसके पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेशन का, न्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप्स क्या होता है, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, या पैरामीशियम में किस तरह से होता है, वो सब कुछ हम लोगों ने देखा था। कुछ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, बताइएगा, ठीक है। एकदम बेसिक, तैयार है ना? पढ़े लिखे हैं? अच्छा बताइए, इंसेफोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है? इंसेफोलॉजी बायोलॉजी का एक ब्रांच है, वहां पर किसका स्टडी करते हैं? नहीं पता? ब्रेन का करते हैं क्या? अरे कल भी हमने बताया था, ब्रेन का करते हैं। कार्डियोलॉजी में, ऑप्थोलॉजी में, ऑप्थेल्मोलॉजी या ऑप्थोलॉजी में आईज का, ऑस्टियोलॉजी में, डर्मेटोलॉजी में स्किन का, पीसी कल्चर में फिश का स्टडी की फिश का खेती के बारे में, ओलेरी कल्चर में, ओलेरी कल्चर सही है, बोलिए। सब्जियों की खेती, हाँ सब्जियों की खेती करते हैं। और एंथोलॉजी में, एंथोलॉजी फूल का, फ्लावर का। और फ्लोरिकल्चर में फूलों का खेती। पोमोलॉजी में फ्रूट्स का। ऊलॉजी में, OOLOGY, ऊलॉजी एग का। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। उसके बाद पैडोलॉजी में मिट्टी का। कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का। उसके बाद आ जाइए प्लांट में। प्लांट्स का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च। प्लांट्स कौन से टिश्यू के बने होते हैं? या टिश्यू नहीं, कौन से सेल के बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल की यूकैरियोटिक सेल? मल्टी सेलुलर की यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर। सबसे लंबा पौधा कौन सा है? टॉलेस्ट प्लांट? यूकेलिप्टस था पहले, 100 मीटर के आसपास उसकी लंबाई होती थी। अभी एक आ गया सिकोआ। सिकोआ एक पौधा है, उसकी लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है, 120 मीटर के आसपास रहता है सबसे, हाँ सिकोआ, ठीक। उसके बाद बताइएगा, प्लांट्स जो होते हैं उनका किचन ऑफ द, हाँ हिंदी नाम भी सिकोआ है। सबसे प्लांट्स जो होते हैं उनका किचन किसको कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट? लीव्स को। प्लांट के का कौन सा पार्ट सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सनलाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए क्लोरोप्लास्ट। और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए एस्टोमाटा। एस्टोमाटा। एस्टोमाटा कौन से सेल का बना रहता है? हाँ सही बोलिए, गार्ड सेल का बना रहता है। लीफ का आउटर कवरिंग कौन से सेल का होता है? आउटर कवरिंग ऑफ लीफ, पत्तियों का बाहर का पूरा भाग कौन से सेल का रहता है? नहीं पता? एपिडर्मल सेल, ठीक है। प्लांट में जाइलम का क्या फंक्शन है? जाइलम डेड होता है कि लिविंग होता है? डेड होता है। फंक्शन उसका क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फ्लोएम का क्या फंक्शन है? लिविंग की डेड? लिविंग होता है। क्या काम करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे प्लांट बॉडी में, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन से एंजाइम्स हैं? एमाइलेज है,
कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज करता है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा घर पे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स से क्वेश्चन रह सकता है। और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ट्रिप्सिन, नॉट पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है। फैट के डाइजेशन के लिए इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लाइपेज, ठीक है। ह्यूमन का टीथ जो होता है वो किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का, या उसको डेंटाइन भी कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? इनामेल। क्या होता है? इनामेल होता है, दांत का जो बाहरी भाग होता है, इनामेल मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है, ठीक है। मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? परमानेंट टीथ की संख्या, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला 2102 बाई 2102 इंटू 2, और परमानेंट टीथ का 2123 बाई 2123 इंटू 2, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? क्वेश्चन देख रहे थे, बीपीएससी एक बार पूछा था, 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6। उसके बाद बताइएगा ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई, पूरे आहार नाल की लंबाई माउथ से लेकर कैनस तक 9 मीटर या 30 फीट, ठीक है, 9 मीटर या 30 फीट। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7.4 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई 1.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में एसिडिक फूड एल्कली मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग ड्यूडेनम में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है? इलियम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम ही है। वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के किस भाग में होता है? कोलोन में, ठीक है। किसमें होगा? कोलोन में होगा। स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस करता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें, इसको याद कर लेना है, पूरा का पूरा ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। स्टार्च का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करेगा? सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज को ही टाइलिन भी कहते हैं, तो सैलिवरी एमाइलेज लिखा रहा है या टाइलिन रखा रहेगा, बात एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने वहां पर। इंसेक्ट्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? इंसेक्ट्स का, कीड़े मकोड़ों का, इपीग्लॉटिस, ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। ह्यूमन का लंग्स, लंग्स होता है ना। और हम लोगों का रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर पूछ दे आपसे तब क्या बोलिएगा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम लोगों के बॉडी में कौन सा है जो ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण ब्लड रेड होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर पूछ दे तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर पूछ दे वही कॉकरोच का रेस्पिरेटरी पिगमेंट, उसका व्हाइट होता है, उसको कभी दबाएगा पैर से तो देखिएगा व्हाइट कलर का फाइबर निकलता है उसमें से, उसको बोलते हैं हीमोसियानिन। ये हमने बताया था शायद, हीमोसियानिन उसको बोलते हैं, वो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। उसके बाद बताइएगा रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक दो प्रकार के होते हैं। ईस्ट में कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक या एनएरोबिक? एनएरोबिक। लैक्टिक एसिड जो होता है उसको तोड़ने के लिए कौन से विकिरण का उपयोग किया जाता है? विच रे इज यूज्ड इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ लैक्टिक एसिड? ये पूछा हुआ प्रश्न है। इंफ्रारेड रेज, ठीक है, इंफ्रारेड रे का उपयोग करते हैं। उसके बाद बताइएगा इथाइल अल्कोहल जो होता है या इथेनॉल जो होता है कौन से रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है, एरोबिक या एनारोबिक? इथेनॉल। इथेनॉल कौन बनाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करके? ईस्ट बनाता है, तो रेस्पिरेशन कौन सा हो जाएगा? एनारोबिक हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन से बेसिक इतना ही क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का सीरीज अगर पूछ दे तो सीरीज याद रहना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले माउथ से फूड आया, माउथ से कहां पर, सॉरी, नॉस्ट्रिल्स से एयर आया, नॉस्ट्रिल्स से कहां पहुंचा? नॉस्ट्रिल्स के बाद क्या शुरू होता है? विंड पाइप। विंड पाइप में लैरिंग्स, सॉरी हाँ लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद
फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद यहाँ पर स्प्रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली। ये पूरा सीरीज याद रखना है। और सर्कुलेशन में अब आ जाओ। सर्कुलेशन में बताइएगा विच टिश्यू हेल्प्स टू कनेक्ट बोन विथ बोन? लिगामेंट। और बोन से मसल्स को कौन कनेक्ट करेगा? टेंडन कनेक्ट करेगा। ठीक है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? एल्कली, एसिडिक होगा कि एल्कली होगा? एल्कली होगा। ब्लड कैसा सॉल्यूशन है? कोलोइडल। कंफर्म। एक स्वस्थ इंसान में लगभग कितना लीटर खून पाया जाता है? रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या है? रेड ब्लड सेल, आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। ब्लड प्लाज्मा का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्लड प्लाज्मा, ल्यूको तो हो गया डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स, कलरलेस रहता है। और इसका प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स में कौन सा दो प्रोटीन पाया जाता है? फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन को एंटीकोआगुलेंट भी बोलते हैं। एंटीकोआगुलेंट समझते हैं? जैसे क्वेश्चन ऐसे उठ सकता है ना, मान लो इस तरीके का हम लोगों का ये बॉडी का ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब इसमें ब्लड आपका फ्लो कर रहा है और इसी में यहाँ पर मान लो प्लेटलेट्स है, ये सब प्लेटलेट्स हो गया। और इसी में मान लीजिए यहाँ पर हो गया आरबीसी हो गया और ये हो गया डब्ल्यूबीसी। अब ये सब फ्लो कर रहा है तो प्लेटलेट्स जो यहाँ पर है, ये प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके शरीर के अंदर भी तो क्लॉटिंग कर सकता है, नहीं कर सकता है? अरे सिंपल सा बात है, जैसे इसमें फ्लो कर रहा है, ये हो गया आपका मान लो आरबीसी, ये हो गया डब्ल्यूबीसी और ये हो गया प्लेटलेट्स, तीनों फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स अंदर में भी तो क्लॉटिंग कर सकता है। हाथ पैर कटता है, खून बाहर निकलता है तो बाहर में क्लॉटिंग होता है, अंदरों तो हो सकता है, हो सकता है ना? तो इससे हाँ, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर रिलेशन किसका है? फिब्रिनोजेन का। वो एंटी कोआगुलेंट भी उसको बोला जाता है। वो अंदर में, शरीर के अंदर में रुधिर को जमने नहीं देता है। और बाहर में क्लॉट करने का काम कौन करता है? प्रोथ्रोम्बिन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों डिफरेंस याद रखना है। पाया जाएगा प्रोथ्रोम्बिन और आपका फिब्रिनोजेन दोनों प्लेटलेट्स में है, लेकिन एंटी कोआगुलेंट का काम कौन करेगा? फिब्रिनोजेन। और ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करेगा? प्रोथ्रोम्बिन। और इसी प्रोथ्रोम्बिन के कारण प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहा जाता है। उसके बाद आगे आइए, मछली के हार्ट में कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने ऑरिकिल पाए जाते हैं? रेप्टाइल्स के हार्ट में कितने ऑरिकिल? 2 ऑरिकिल। और कितने वेंट्रिकिल? 1 वेंट्रिकिल। यानी टोटल हार्ट के चैम्बर 3। तो 3 अगर हार्ट रहेगा तो याद रखना है 2 अलिंद होगा, 1 निलय होगा। ठीक है। मैमल्स के शरीर में कितने हार्ट के चैम्बर होंगे? पक्षियों के हार्ट में चैम्बर की संख्या 4। ह्यूमन हार्ट में 2 सेप्टम या 2 वाल्व पाया जाता है। तो जो हम लोगों का लेफ्ट साइड है, हार्ट का लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां के वाल्व का क्या नाम है? मैट्रियल वाल्व। और राइट साइड के वाल्व का नाम? ट्राइकस्पिड वाल्व। ये याद रहेगा। ह्यूमन लंग्स से लेफ्ट ऑरिकिल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर के आता है? कौन लेके आएगा? पल्मोनरी। ठीक है। तो उसको रिवाइज एक बार कर लेना है अच्छे से। मेनली इसमें इतना ही था। आर्टरीज जो होता है वो कैसे ब्लड को फ्लो करता है? ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड। और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और वेन, मेन वेन का नाम, मेन आर्टरी का नाम अरोटा। ठीक है। अब यहां देखिए एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, उत्सर्जन तंत्र,
एक चीज यहां पर आप लोग केयर करोगे तो मालूम चलेगा कि हम लोगों के बॉडी में अलग अलग मटेरियल्स इधर से उधर पूरे दिन भर ट्रांसफर होते रहता है। अब ब्रीदिंग हम लोग कर रहे हैं तो जब जैसे ही एयर हम लोगों के लंग्स में गया, मात्र 0.6 सेकेंड का हमने कल टाइम आपको याद होगा बताया था, जिसमें पूरे शरीर के सेल में ब्लड चला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पूरे बॉडी के सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लंग्स में आ जाता है। तो पूरे सेल में यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा है, तो कौन लेकर के उसको घुमा रहा है? ब्लड घुमा रहा है, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ माइक्रोविलाई में, वो न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी के सारे सेल में चला गया, तो उसको कौन लेकर के जा रहा है? तो ब्लड ही लेकर के जा रहा है। तो आप ध्यान दोगे तो मालूम चलेगा कि ब्लड में कभी ऑक्सीजन, कभी कार्बन डाइऑक्साइड, कभी फैट, कभी प्रोटीन, कभी विटामिन, अलग अलग चीज, कभी ग्लूकोज, ये सारा चीज कहां पर मिल रहा है? ब्लड में। तो ब्लड गंदा होता होगा कि नहीं होता होगा? इंप्योर होता होगा। तो ब्लड से उसी इंप्यूरिटीज को बाहर करने का जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोला जाता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं? ब्लड में अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा जो गंदगी आ जाती है, उसी गंदगी को रक्त से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, रिमूवल ऑफ metabolic waste from the body of an individual is called excretion. हिंदी वाले लोग लिखेंगे, मनुष्य के शरीर, जीवों के शरीर से, मनुष्य नहीं, जीवों लिख लीजिएगा, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रिया के द्वारा तैयार होने वाले हानिकारक पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, उपापचयी क्रिया का मतलब रेस्पायरेशन, डाइजेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, वो सारा क्रिया जिसके द्वारा हम लोग जीवित हैं, उनमें से एक भी क्रिया अगर रुक जाए तो हम लोग नहीं रुकेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? उसी को क्या बोला जाता है? उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो वही पॉइंट यहां पर भी लिखे हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में आ जाता है, उसका निष्कासन एक्सक्रीशन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव different kinds of excretory waste। अलग अलग जीवों में उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ अलग अलग होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला मैमल्स इनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिया। हिंदी वाले लोग भी लिख लीजिए इसको। दूसरा लिखिएगा, रेप्टाइल्स प्लस एप्स प्लस इंसेक्ट्स, इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिक एसिड। इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। तीसरा लिखिएगा, फिश। इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया।
इसको बोलते हैं अमोनियोटेलिक। लिख लिए? हो गया? देखिए मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स किसको बोलेंगे हम लोग? स्तनधारी जीवों को। इनका एक्सक्रीटिव वेस्ट क्या होता है? यूरिया। जैसे हम लोग है या फिर कोई भी एनिमल है, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, वो सबका सब किस में आता है? मैमल्स में आता है। तो उन सबका एक्सक्रीटिव वेस्ट क्या होता है? यूरिया। तो परीक्षा में क्वेश्चन अगर पूछेगा, दे देगा किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा, ठीक है, उसके बाद पूछ देगा उसका एक्सक्रीटिव वेस्ट बताइए। तो अगर पहचान लोगे आपकी वो मैमल है, रेप्टाइल्स है, क्या है, तो उसका आंसर आप निकाल लोगे। तो मैमल्स जितने सारे होंगे उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिया। इस कारण से उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा यूरियोटेलिक। ठीक है, दे देगा निम्नलिखित में से कौन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, और 4 गो ऑर्गेनिज्म का उसमें नाम दे देगा, तो वहां से खोजना रहता है। ठीक है, तो मैमल्स जो होते हैं उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट यूरिया, इस कारण उन्हें क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। उसके बाद है रेप्टाइल्स, माने सरीसृप, जो रेंग करके चलते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। जो पंछी है उसको बोलते हैं एब्स, और इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। ठीक है, इन सब का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। यूरियो और यूरिको में कंफ्यूज नहीं होना है। यूरियो माने यूरिया और यूरिको माने यूरिक एसिड। ठीक है, इसको शॉर्ट में और याद करना है तो आरबीआई से याद कर सकते हैं। आरबीआई, रिजर्व्ड बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, आर माने रेप्टाइल्स, बी माने बर्ड्स, आई माने इंसेक्ट। ठीक है, आरबीआई का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? यूरिक एसिड, इसलिए उनको बोलेंगे यूरिकोटेलिक। उसके बाद है फिश, मछलियों का एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है अमोनिया, इसलिए मछलियों को क्या बोलेंगे? अमोनियोटेलिक। अगर मान लो आपसे पूछ दे डॉल्फिन का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या है, तो एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होगा? यूरिया होगा। ब्लू व्हेल का यूरिया होगा, कंफर्म। शार्क का है, शार्क मछली है, मैमल नहीं है। हाँ, शार्क मछली है, तो उसका क्या हो जाएगा? अमोनिया। ठीक है, डॉल्फिन को आप मछली के श्रेणी में मत रख दीजिएगा, मैमल है। या फिर ब्लू व्हेल भी क्या है? मैमल से, स्तनधारी जीव। सबसे बड़ी मछली अगर पूछा जाए तो ब्लू व्हेल नहीं होती है, शार्क होती है। शार्क, ब्लू व्हेल मछली नहीं है। सबसे बड़ी मछली कौन है? शार्क है। ये याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, किडनीज आर दी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन। हिंदी वाले लोग लिखेंगे वृक्क, किडनी को वृक्क बोलते हैं। वृक्क मानव शरीर का, वृक्क मानव शरीर का, वृक्क मानव शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ऐसे हम लोगों का स्किन भी जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन ही है। स्वेट बाहर निकालता है ना, तो वो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है। लेकिन यहां पर कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गेन का नाम देखना है? जो यूरिया को एक्सक्रीट करवाए। ठीक है, तो यूरिया को फिल्टर करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। समझ गए? तो किडनी क्या है? मनुष्य के शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ किडनी, टू पार्ट्स ऑफ किडनी। पहला लिखिएगा कॉर्टेक्स, दूसरा लिखिएगा मेडुला। किडनी के 2 भाग होते हैं, पहला कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। ठीक है, यहां पर याद रखना है कॉर्टेक्स जो होता है यह किडनी का कौन सा भाग है? आउटर पार्ट है, बाहर का भाग है। और मेडुला जो होता है यह किडनी का आंतरिक भाग होता है, इनर पार्ट होता है।
आउटर पार्ट को किडनी को बोलते हैं कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को कहते हैं मेडुला। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज बीन शेप्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इज बीन शेप्ड। बीन शेप्ड, जो बीज होता है ना, उसका बीन का जो बीज होता है उसी के आकार का दिखता है। एंड इट लोकेटेड at the pelvic region of abdomen. It located at the pelvic region of abdomen. एवं यह आहार नाल के पश्च भाग में स्थित होता है। पश्च भाग में स्थित होता है। देखिए किडनी जो है उसका शेप हो गया बीन शेप्ड। किस कलर का अगर पूछे तो क्या बोलिएगा, ब्राउनिश कलर का, है ना, डार्क भूरे रंग का यह होता है। एक किडनी का औसतन भार जो होता है लगभग आपका 180 से 200 ग्राम के बीच में रहता है। ठीक है, लोकेटेड कहां पर है तो पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमेन, माने यहां नहीं समझिएगा, ये फ्रंटल पार्ट हो गया। पेल्विक मतलब क्या होता है, पश्च भाग। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के किस भाग में, पेल्विक पार्ट में, यानी यहां पर एकदम लास्ट में यहां पर पाया जाता है क्या, किडनी। ठीक है, और इसी किडनी का बाहरी भाग हो गया कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग हो गया मेडुला। अगर पूछ दे कि कौन सा ग्लैंड, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड किडनी पर पाया जाता है तो क्या बोलिएगा, कौन सा ग्लैंड किडनी पर पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहां पाया जाता है, किडनी पर पाया जाता है। जो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन। ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन किसको बोला जाता है, एड्रिनलिन हार्मोन को बोला जाता है। जो खुशी के, जब किसी को ज्यादा गुस्सा आता है इसका मतलब उसके शरीर में एड्रिनलिन ज्यादा बन रहा है। कोई थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज सुना तो बेचारा रोने लगा, छटपटाए लगा, तो उसके भी शरीर में एड्रिनलिन ज्यादा बन रहा है। एक्साइटमेंट किसी को जल्दी हो जाता है तो वो कौन सा हार्मोन है, एड्रिनलिन। इसीलिए एड्रिनलिन को क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। कहां पर पाया जाएगा एड्रिनल ग्लैंड, किडनी पर। किडनी के किस भाग में, बाहरी भाग में। क्या नाम हो जाए, सॉरी बाहरी भाग में क्या नाम हो जाएगा, कॉर्टेक्स। कोई दिक्कत इतना में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट, और ट्यूब अराइज्ड फ्रॉम each kidney called ureter, which opens in urinary bladder and urinary bladder opens through यूरेथ्रा। हिंदी वाले लोग लिखेंगे दोनों किडनियों से एक एक नलिका निकलती है। दोनों किडनियों से एक एक नलिका निकलती है, एक एक नलिका निकलती है, जिसे यूरेटर कहते हैं। यूरेटर कहते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलता है। जो यूरिनरी ब्लैडर में आकर खुलता है। एवं यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा द्वारा खुलता है।
देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। मान लो यहाँ पर किडनी है, ठीक है। अब किडनी का ये बाहर का जो पार्ट है, इस आउटर पार्ट को अभी बताएं क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले पार्ट को बोलेंगे मेडुला। अब अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी किस चीज का बना हुआ है, तो पूरा का पूरा किडनी बना हुआ है नेफ्रॉन का। किसका बना हुआ है? नेफ्रॉन का। तो किडनी का यह आंतरिक भाग जो है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा करोड़ों की संख्या में नेफ्रॉन पाया जाएगा, एक दो नहीं, करोड़ों नेफ्रॉन है, ठीक है। और यही नेफ्रॉन जो होता है वो यूरिया को फिल्टर करता है। अभी समझा देते हैं। देखिए तो एक किडनी है, अब दोनों किडनियों से यहां से एक ट्यूब इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। एक ट्यूब निकला और ये ट्यूब आकर के कहां पर ओपन हो जाएगा? यहां पर, ठीक है। तो किडनी से जो ये ट्यूब निकल रहा है इस तरीके का, इसी ट्यूब को क्या बोला जाता है? यूरेटर। क्या बोलेंगे इसको? यूरेटर। तो दोनों किडनियों से एक एक ट्यूब निकला, इसको यूरेटर बोलेंगे। और ये यूरेटर आकर के खुला कहां? तो इसको बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। ये आकर के ओपन हो गया यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यहां पर ओपन हो जाएगा किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये हो गया यूरेथ्रा। मन करे तो डायग्राम बना लीजिए, याद हो जाएगा। ये इसको हम लोग बोलेंगे किडनी है, ये वृक्क। हो गया। देखिए पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आएगा? अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है? बोलो। वेन के द्वारा। तो वेन के द्वारा इम्प्योर ब्लड कहां पर आता है? किडनी में आता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पर क्या आया? इम्प्योर ब्लड किडनी के अंदर आ गया। क्या लेकर के वो आया होगा? इम्प्योरिटीज के रूप में हम लोगों का एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो लेके आएगा ना, यूरिया। क्या लेके आएगा? यूरिया, ठीक है। यूरिया बना है किस चीज से? तो मेटाबॉलिक वेस्ट से। मेटाबॉलिक वेस्ट है वो। तो यूरिया कहां पर आया? ब्लड के थ्रू किडनी में। अब किडनी के अंदर बैठा हुआ है यहां पर क्या? नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या करेगा? उस ब्लड से यूरिया को फिल्टर कर देगा, और यूरिया को फिल्टर करके कहां रख लेगा? अपने ही पास रख लेगा। तो मान लीजिए यहां पर यूरिया आ गया। अब फिर क्या करेगा किडनी? तो प्योर ब्लड को पूरे के पूरे सारे शरीर के अंदर सप्लाई कर देगा, भेज देगा वापस आर्टरी के थ्रू। फिर क्या होगा? वाटर जब किडनी में आता है तो यूरिया जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल है ना। तो यूरिया जब पानी में घुल जाएगा तो क्या बन जाएगा? यूरिन। क्या बनेगा? यूरिन। तो वाटर किडनी में जब आया तो यूरिया उसमें मिल गया और बन गया यूरिन। अब यह यूरिन जो है वो यूरिन किसके थ्रू पास होगा? यूरेटर के थ्रू, ठीक है। और यूरेटर के थ्रू पास होकर के जो पूरा का पूरा यूरिया है वो किसके अंदर आकर के स्टोर्ड हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा? यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बॉडी से रिमूव करा देगा, एक्सक्रीट करा देगा। तो ये पूरा फंक्शन किसका होता है? किडनी का होता है। समझ गए? अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन is called a structural and functional unit of किडनी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे नेफ्रॉन को किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। हो गया?
ऐसे आपके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछे तो किसको बोलिएगा? सेल को बोलिएगा। नर्वस सिस्टम का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछा जाए तो न्यूरॉन को, और किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मतलब होता है कि उसकी पूरी संरचना किसकी बनी हुई है, ठीक है, और उसका फंक्शन जो होगा वो उसी पर डिपेंड रहता है। तो पूरा का पूरा किडनी बना हुआ है किस चीज का? नेफ्रॉन का, इसलिए किडनी को का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल नेफ्रॉन हुआ। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूरॉन माने नर्वस सिस्टम और नेफ्रॉन का मतलब किडनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, समटाइम्स some undigested minerals stored in pelvic region of kidney called stone. The chemical name of kidney stone is calcium oxalate. हिंदी वाले लोग लिखेंगे, कई बार अपचित खनिज किडनी के आंतरिक भाग में जमा हो जाते हैं जिसे पथरी कहते हैं, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सालेट है, ठीक है। अब हम लोग कुछ भी खा रहे हैं उसका पोषक तत्व तो ब्लड में ही मिलना है। अब कुछ ऐसा चीज खा लिए जो जाकर के बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, तो पथरी का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि वो ईंटा पत्थर होता है, स्टोन होता है, ठीक है, वो ईंटा पत्थर नहीं है। क्या होता है? अनडाइजेस्टेड मिनरल्स, वैसा खनिज जिसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। तो डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो ब्लड में रह गया। अब ब्लड जब किडनी में जाएगा तो नेफ्रॉन का काम ही है उसको छान देना। अब नेफ्रॉन क्या करेगा? उसको छान दिया, फिल्टर कर दिया, लेकिन वो अनडाइजेस्टेड मिनरल्स को छानने के बाद वो किडनी में ना जमा हो रहा है, तो किडनी में जमा होते जाता है। पेल्विक रीजन माने आंतरिक भाग में जमा होते गया और बाद में वही क्या बन जाता है? स्टोन बन जाता है, पथरी बन जाता है, जिसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सालेट होता है। समझ गए? हाँ, कैल्शियम का बना होता है, इसीलिए हाँ, मोस्टली मिनरल्स कैल्शियम ही है, इसीलिए वो जमा होते कैल्शियम ऑक्सालेट उसको बोलते हैं। किडनी के स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सालेट, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, द कलर ऑफ यूरिन इज येलो ड्यू टू यूरोक्रोम। The color of urine is yellow due to urochrome. हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्मेल प्रेजेंट इन यूरिन इज ड्यू टू अमोनिया। दूसरा पॉइंट हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यूरिन में गंध अमोनिया के कारण होता है। अमोनिया के कारण होता है, यूरिन में गंध अमोनिया के कारण होता है।
अगला पॉइंट लिखिएगा, इन द केस ऑफ किडनी फेल्योर hemodialysis is used in filtration of blood। लिखिएगा हिंदी वाले लोग, किडनी खराब होने की स्थिति में यूरिया को छानने के लिए हीमोडायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अगला, नहीं ये डिफरेंट है, कैंसर का डायलिसिस ये नहीं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डायलिसिस मशीन is called artificial किडनी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं। कृत्रिम वृक्क, किडनी को वृक्क बोलते हैं हिंदी में। डायलिसिस मशीन को कृत्रिम वृक्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कृत्रिम हृदय किसको कल बताए थे, किसको बोलते हैं, पेसमेकर को, वैसे ही कृत्रिम किडनी बोला जाता है डायलिसिस मशीन को। अब मान लो किसी का किडनी खराब हो गया, ठीक है, तो किसी का किडनी खराब हो गया तो उसके ब्लड में यूरिया बढ़ने लगेगा। अब ब्लड में यूरिया बढ़ने लगेगा तो ज्यादा दिन बेचारा बचेगा नहीं, तो ब्लड से यूरिया फिल्टर करना है, तो एक मशीन होता है इस तरीके का। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा फिर बताते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, द फिल्टर कॉइल ऑफ डायलिसिस मशीन, द फिल्टर कॉइल COIL coil of dialysis machine is formed by the filter coil of dialysis machine is formed by cellulose। हिंदी वाले लोग लिखेंगे डायलिसिस मशीन का छनना समझ लो, फिल्ट्रेशन करने के लिए छनना सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज CELLOSE सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, व्हाट इज सेलुलोज? अरे प्लांट का सेल वाल है। प्लांट्स में सेल वाल किस चीज का बना रहता है? हम लोग में भी सेल वाल है ना? नहीं है, कंफर्म सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, फंगस में सेल वाल होता है कि नहीं होता है? फंजाई में काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? नहीं पता है? अच्छा, सेल में मिलेगा आगे। फंगस में सेल वाल होता है, फंजाई में किसका बना रहता है? किसका बना रहेगा? चिटिन नहीं, काइटिन। किसका बना होगा? काइटिन का। बैक्टीरिया में सेल वाल होता है? होता है। लिपिड प्रोटीन का नहीं बना रहता। लिपिड प्रोटीन का सेल मेम्ब्रेन बनता है। बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन का। ये 3 ऑर्गेनिज्म में बस सेल वाल होगा, चौथा कोई ऑर्गेनिज्म धरती पर नहीं है जिसमें सेल वाल होता है। केवल प्लांट में रहेगा, फंगस में रहेगा और बैक्टीरिया में रहेगा। और प्लांट वाला किस चीज का बना रहेगा? सेलुलोज का बना रहेगा। याद हो गया? प्लांट सेल वाल इज फॉर्म्ड बाय सेलुलोज, बैक्टीरियल सेल वाल इज फॉर्म्ड बाय पेप्टिडोग्लाइकेन एंड फंगस सेल वाल इज फॉर्म्ड बाय काइटिन। क्लियर है? अब यही सेलुलोज जो है, अब हम लोगों के बॉडी में किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए तो समझ में आ रहा है नेफ्रॉन है, उससे आप छान दीजिएगा यूरिया को। अब किडनी खराब हो गया, बाहर में यूरिया छानना है, तो नेफ्रॉन की तरह ही छानना होना चाहिए ना। अरे ब्लड कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसको फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता है। समझ में आ रही है बात?
तो वहां पर यूरिया को भी फिल्टर कॉइल पेपर से आप नहीं छान सकते हैं। तो बहुत फाइनेस्ट पार्टिकल चाहिए, बहुत महीन पार्टिकल चाहिए जिससे ब्लड छना सके उसके अंदर का यूरिया। तो किसका उपयोग करा जाता है? सेलुलोज का। तो इस तरीके का मान लो कोई एक डायलिसिस मशीन है, ठीक है। अब इस डायलिसिस मशीन में यहाँ बीच का इसका जो पूरा का पूरा पार्ट होता है, ये किस चीज का बना रहता है? सेलुलोज का। ये हो गया किस चीज का बना हुआ है? सेलुलोज का। अब प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को, यानी किडनी खराब हुआ है तो ब्लड में यूरिया बढ़ रहा है, अब यूरिया वाले ब्लड को कहां पर भेजते हैं? इस डायलिसिस मशीन के अंदर भेजते हैं। तो ब्लड क्या करेगा? इसमें से यूरिया को छान लेगा, और यूरिया को छान करके यूरिया कहां रह गया? सेलुलोज के कॉइल में रह गया। और फिर प्योर ब्लड जो निकला, उस प्योर ब्लड को टेम्पोररी कुछ देर के लिए क्या करेंगे? स्टोर कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है एक बैग में। और स्टोर करने के बाद इस ब्लड के टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं, ठीक है। सडनली इसके टेम्परेचर को 0 डिग्री पर फॉल कर देंगे, गिरा देंगे, और फिर विद इन सेकेंड इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस तक जो कि शरीर का सामान्य तापमान रहता है, ठीक है। ये 0 डिग्री पर गिराना और फिर 37 डिग्री पर एक ही बार बढ़ा देना, ये करने का कारण क्या है? क्यों किया जाता होगा? हाँ, नहीं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नहीं, इसको जर्म फ्री करने के लिए। दूध में एक प्रक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, पास्चुराइजेशन, लिखा रहता है ना, पास्चुराइज्ड मिल्क। तो पास्चुराइज्ड मिल्क में शायद उसके टेम्परेचर को, एक कंटेनर में दूध को रखते हैं और उसके टेम्परेचर को 63 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है? तुरंत पहुंचा दिया जाता है, एक ही बार। ये नहीं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ाएंगे, एक के बार बढ़ा देंगे 63 डिग्री पर। तो जो भी उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह है, रोगाणु है, सब कन्फ्यूजिया के मर जाता है उसी में। धीरे धीरे बढ़ाओगे ना 1 डिग्री 2 डिग्री तो एडॉप्ट कर जाएगा उसमें। समझ में आ रही है बात? 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ाइएगा तो क्या कहेगा? स्वेटर वेटर पहन के ठंडा आता है, एक के बाद ठंडा आएगा तो आधा प्रजाति खत्म, नहीं मर जाएगा। धीरे धीरे ठंडा आता है तो क्या करते हैं? पहले इनर निकालते हैं, फिर स्वेटर निकालते हैं, साल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, एडॉप्ट कर जाते हैं। तो यही एडॉप्ट ना करे इसके लिए इसके टेम्परेचर को 63 डिग्री पर दे देते हैं, और फिर क्या किया जाता है? तुरंत विद इन सेकेंड फॉल कर देंगे इसको कितना पर? जो बचल खुचल है वो भी कन्फ्यूजिया के मर जाएगा इसी में, ठीक है। यही काम किसके साथ किया जाता है? ब्लड के साथ, डायलिसिस होने के बाद, ताकि वो जर्म फ्री हो जाए। और चांसेस है ना कि इसमें जर्म्स आ जाएगा ब्लड में इस प्रोसेस में, तो जर्म फ्री करने के लिए उसको डायलिसिस में ये काम किया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं? बॉडी के अंदर चढ़ा दिया जाता है। तो अगर पूछे कि ह्यूमन बॉडी में डायलिसिस की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे? हीमोडायलिसिस। डायलिसिस की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस। और किस मशीन से करा जाता है? तो डायलिसिस मशीन। आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलेंगे? डायलिसिस मशीन को बोलेंगे। उसका फिल्टर कॉइल किस चीज का बना होगा? सेलुलोज का बना होगा, ठीक है। बस इतना ही याद कर लेना है, कहानी खत्म। कोई दिक्कत इसमें किन्हीं को तो बोलिए। नेक्स्ट चैप्टर हेडिंग बना लीजिए। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हिंदी में बोलेंगे तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय हो गया। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को आउटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स करता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, ठंडा अचानक से लगने लगे तो शरीर में जितना सारा ही रोंगटा है सब क्या हो जाएगा? अचानक से खड़ा होने लगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से फोन आया घर से और कुछ शॉकिंग न्यूज मिल गया। शॉकिंग न्यूज मिल गया तो शरीर से पसीना चलना शुरू हो गया, हार्ट बीट जो होगा एक के बार बढ़ जाएगा। या फिर सिंपल सा बात है, मान लीजिए क्लास का छुट्टी हुआ, बाहर निकले तुरंत आपके मोबाइल का नोटिफिकेशन बजा, ठीक है। मोबाइल में वो नोटिफिकेशन आया कि फिलहाल 2 का गाना रिलीज हो गया, ठीक है। तुरंत नोटिफिकेशन क्या आया? फिलहाल 2 का गाना रिलीज हो गया। फिलहाल 1 देखे थे तो कहाँ खत्म हुआ था वो तो दिमाग में चल रहा है। तुरंत आया फिलहाल 2 का गाना, तो तुरंत क्या करिएगा? ईयरफोन लगाए कान में और रोडे पर चलना शुरू कर दिए गाना सुनते हुए। एक्साइटमेंट इतना है कि घर पे जाके नहीं सुनेंगे, अभी देख लेना है कि क्या हो रहा है, ये कहाँ जाकर खत्म हो रहा है फिलहाल 2। रोडे पर चलते हुए
हेडफोन लगा करके आराम से मस्ती में चल रहे हैं, कई को तो कैरेक्टर में ही घुस जाता है, एकदम रोडे पर डांस भी शुरू कर देगा। ठीक है, देखिए कई को विक्षिप्त प्राणी दिखेगा आपको रोड पे, कान में हेडफोन लगा लेगा और डांस करते हुए चलेगा, रोडे पर डांस करने लगेगा। कई को तो रोने लगता है, हंसने लगता है, ऐसे रोडे पर चल रहा है, ही कर रहा है देख देख करके उसको। तो अलग अलग कैरेक्टर आपको दिख जाएगा। तो देखते हुए चल रहा है, एकदम डूबा हुआ है इमोशन में बेचारा। पीछे से कोई बाइक वाला है, कार वाला है, हॉर्न बजा रहा है, कितनों पे पिया रहा है, उसको सुनाइए नहीं दे रहा है। एगो पगला है कोई मैक्स पिकअप वाला, वो पीछे से आ रहा है। पिकअप का ड्राइवर अपने पगला होता है सब, मैक्स पिकअप वाला बेचारा पीछे से आ रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, और जो ही जा रहा है उससे 2 इंच बचा के बस गाड़ी पार कर दिया, 2 इंच से बस बचाया। ठीक है, 2 इंच से बचाया तो क्या होगा बेचारा, यहाँ से उधिया के इधर आ जाएगा, नहीं उधिया जाएगा हवा से उसके, यहाँ से कूद के बेचारा इधर आ गया। अब इसका नशा फटेगा, अब इसका नशा टूटेगा, हेडफोन निकालेगा और हेडफोन निकाल करके गरियाना चालू करेगा उसको नॉन स्टॉप, नहीं गरियाएगा जी, खूब गाली देगा उसको। पूरा सिस्टम प्रधानमंत्री से लेते हुए राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबको सुनाने लगेगा कि पता नहीं ऐसे लोगों को लाइसेंस क्यों दे दिया जाता है, गाड़ी चलाने नहीं आता है, ऐसे गाड़ी चलाया जाता है, रोड इतना पतला क्यों बनाता है, फुट चलने के लिए अलग से बनाना चाहिए। माने सब सिस्टम को गरिया देगा, ये नहीं लगेगा कि हमको हेडफोन लगा के चल रहे थे हमारी गलती है। अब जब वो हटेगा किनारे तो उसके पास जा करके उसका हार्ट बीट ऐसे चेक करिए, तो उसका हार्ट लगेगा कि उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा, एकदम उसका हार्ट बीट तेज रहेगा, शरीर से एकदम बेचारे का पसीना चलते रहेगा, कांपते रहेगा पूरा, उसका शरीर वाइब्रेट करते रहेगा डर के मारे। मार दिया होता उसको तो समझ में आता बात कि इंटरनल उसका एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, बिना मरले वो अंदर से इतना डिस्टर्ब हो गया, तो इसका मतलब बाहर के क्लाइमेट का, बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रभाव हम लोगों के शरीर पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। अच्छा बताइए, डरना जो है आर्टिफिशियल होता है कि नेचुरल होता है? हम लोग को डर लगता है वो आर्टिफिशियल है कि नेचुरल है? नेचुरल है, कंफर्म। अच्छा, डरने वाला कोई हार्मोन हम लोग के बॉडी में बनता है? कौन सा बनता है बताइए? हमको तो हम नहीं पढ़े हैं कि कोई हार्मोन बनता है, आप पढ़े तो बताइए। नहीं बनता है, कोई हार्मोन ऐसा नहीं है जो हम लोगों के बॉडी में डर के समय निकलता है। ठीक है, डरते हैं तो निकलता है। जो डरना कैसा कला है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। हम लोग को डरने में मजा आता है इसलिए डरते हैं। ठीक है, डरने में क्या आता है? मजा आता है, इसलिए डरते हैं। एक छोटा सा कहानी बताते हैं। कहानी क्या है, ऐसे समझिएगा इसको। मान लो आप घर में किसी कारण से मम्मी से कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया, ठीक है, रात का समय है, शाम में मम्मी कुछ कही करने के लिए आप कहना नहीं करेंगे, गुस्सा हो गए, मम्मी 2-3 थप्पड़ दे दी, चाहे जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट है चला के मार दिए, तो अब बात ईगो पर आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ले दे करके क्या धमकी देते हैं? तो एक ही धमकी देते हैं। क्या धमकी देंगे? जो आज रात में खाना नहीं खाएंगे। मम्मी भी कही जो बेहुदा मत खो, तो रोज रोज का ड्रामा है, वो ऐसे ही छोड़ दी कि मत खाओ। अब रात का समय है, चल गए छत पर सोने के लिए, अपने रूम में चले गए। मान लीजिए आपका रूम 3rd फ्लोर पर है, आराम से जा करके रूम में आप सोए हुए हैं। अब नींद का और भूख का दोनों का दुश्मनी है, दोनों साथ में कभी भी नहीं रहेगा। नींद लगेगा तो भूख आएगा, माने भूख लगा रहेगा तो नींद आएगा नहीं। तो रात में 1:30-2 बजे भूख तो लगना है, अब नींद आ नहीं रहा, छटपटा रहे बिछौना पर। अब क्या करने का उपाय है आपके पास? अपने ही घर में चोरी करिएगा। मान लीजिए 3rd फ्लोर से उतर रहे हैं, धीरे धीरे सीढ़ी पर आए, तब तक लाइट कट गया। अब आपको 100-150 सीढ़ी नीचे उतरना है और लाइट कटा हुआ है। ठीक है, अभी बोरिंग काम है, 150 सीढ़ी उतर के यार नीचे आना है, कितना बोरिंग काम है। तो दिमाग क्या करेगा? तुरंत एक ऐसा इमेजिनेशन करेगा कि इंटरटेनमेंट मेरा होने लगे। ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए क्या करेगा? लाइट कटा हुआ है तो सोचेगा कि पीछे पीछे हमारे कोई आ रहा है, कोई उतर रहा है या उतर रही है। ठीक है, कोई माने इमेजिनेशन में भूत वाला जिसको हम लोग कहते हैं, चुड़ैल भूत, क्या सोचेगा कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अब तुरंत पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा कि हेलोजिनेशन खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए कि पीछे मेरे कोई नहीं है। देख लेगा पीछे मुड़ करके तो मजा आएगा नहीं, अभी 150 सीढ़ी उतरना है, तो धीरे धीरे डरते 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 नीचे तक उतरेगा। अब फिर पीछे मुड़ करके देखेगा कि कोई नहीं है। तो डरना जो होता है उसका कोई हार्मोन हम लोगों के बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है। डरना कैसा एक्टिविटी है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, और डर जाते हैं कई लोग तो ऐसे शॉकिंग में ही आते हैं, डर जाते हैं तो उन लोगों का क्या होता है? हार्ट अटैक हो जाता है और मामला खत्म हो जाता है। एक हम लोग कहानी पढ़े थे बचपन में, 7-8 के किताब में था कि 2 दोस्त था। ठीक है, दोनों दोस्त जा रहा था, एक बार घूमने गया, कहीं पर गया, हॉस्टल में दोनों रहता था। तो पहले वाला जो दोस्त था उसको उसका दोस्त बताया, बोला कि हम लोग वो शर्त लगाते हैं। पूछा क्या शर्त लगाएंगे?
तो कहा कि रात में 12 साढ़े 12 बजे शमशान घाट में जाकर के तुम चले आओगे ना तो तुमको 2000 रुपया इनाम में देंगे। कहा कि ठीक है, गुरुकुल की बात है, पहले का समय था एकदम गुरुकुल वाला व्यवस्था था, बच्चे हॉस्टल में जाकर के रहते थे, गुरुजी के पास रहते थे, वो व्यवस्था था। कहा कि ठीक है, हम रात में 12 बजे जाएंगे, वहां से चले आएंगे, 2000 रुपया मिलेगा। बोला कि हाँ हम देंगे। कहा कैसे मान ले कि तुम वहां पर जाओगे, तुम कहीं हॉस्टल से निकले आधे ही रास्ते में से लौट करके आ जाओगे। बोला कि एक खूंटा तुमको देते हैं, जाना इस खूंटा को वहां गाड़ देना शमशान घाट में, वापस चले आना, हम अगले दिन जाकर के देखेंगे खूंटा होगा तो तुमको 2000 रुपया दे देंगे। कहा ठीक है। रात में 12:30 1 बजे ही जगा, जगने के बाद गया, खूंटा उठाया, एगो लालटेन जला लिया, गया शमशान घाट में खूंटा गाड़ने के लिए। गया तो कुकुर रो रहा था वहां पे शमशान घाट में। माहौल वहां का देख करके लग रहा था कि भूत पिचास वहां पे बैठा हुआ है सब। गया, वहां पे जाने के बाद खूंटा बेचारा गाड़ दिया, अंधेरा का समय था, लालटेन कहीं किनारे रख दिया और खूंटा वहां पे क्या किया, गाड़ दिया। खूंटा गाड़ करके जब वापस पीछे मुड़ा जाने के लिए तो चल ही नहीं पा रहा था, कितना आगे बढ़ रहा था बेचारा, चलिए नहीं पा रहा, और जोर लगाया नहीं चल पा रहा था। अब उसको आया हार्ट अटैक, लगा कोई भूत वूत क्या किया, इसको पकड़ लिया। कुकुर रोइए रहा था पहले से लगा इसको क्या कि कोई भूत क्या किया, इसको पकड़ लिया है। अब क्या है, इसको वहीं पर हार्ट अटैक आया, बेचारा खत्म, मर और गया इसी पर। अब अगले दिन रिटर्न जब वो हॉस्टल में नहीं आया तो पहला वाला जो दोस्त था उसको डर लगा, कहाँ चल गया ये। तो गया जाकर के शमशान घाट में तो देखा कि मरा हुआ है, वहां पे चेक किया, हार्ट बीट सब कुछ बंद है, मरा हुआ है। देखा कि मर कैसे गया, तो देखा कि खूंटा गाड़ा था तो खूंटा के साथ साथ अपना धोतियों गाड़ दिया था। ठीक है, खूंटा गाड़ रहा था तो खूंटा के साथ साथ धोती को भी क्या किया था, गाड़ दिया था मिट्टी में। अब चल रहा था, चलिए नहीं पा रहा था, हार्ट अटैक आया, मर गया बेचारा। तो डरना वरना नहीं चाहिए। डरना जो होता है कैसा कला है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं होता है। हम लोग को डरने में मजा आता है। हॉरर मूवी आप देखते हैं तो किस लिए देखते हैं, डरने के लिए कि इंटरटेनमेंट के लिए? इंटरटेनमेंट के लिए। मान लो आप हॉरर मूवी देख रहे हो तो हॉरर मूवी में चुड़ैल साहिबा का एंट्री होने वाला रहता है तो पहले ही पता चल जाता है कि अब 2-3 मिनट में ही आने वाली है, नहीं माहौल बना देता है, खिड़की ढबढबाने लगेगा, दरवाजा होता है वो चोचुयाने लगता है, पंखा इसे डब करने लगेगा, खिड़की डबडबाने लगता है, माहौल बन जाता है पूरा। अब पता चल जाता है कि 1 मिनट में ही प्रवेश करेगी, सिनेमा में दिखेगी, ठीक है, उल्टा चलते हुए दिखे चाहे कैसे भी दिखे, अब आने वाली है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे आंख बंद कर लेते हैं ना, कान बंद कर लेते हैं। अब फिर 2 मिनट 1 मिनट के बाद क्या करते हैं, एक उंगली हटा के देखते हैं कि अभी आई कि नहीं आई। यानी वो जो आने वाला है मूवमेंट उसको स्किप भी नहीं करना चाह रहे हैं, भगा दीजिए उसको, आगे निकाल दीजिए, या अपने उठ करके चले जाइए, जब वो चला खत्म हो जाएगा तब आकर के देखिएगा, लेकिन छोड़िएगा भी नहीं, छोड़ दीजिएगा उसको तो मजा आने वाला जो सीन था वो खत्म हो जाएगा। तो डरते हम लोग किस लिए है, मजा आने के लिए। वैसा कोई हार्मोन हमारे बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को क्या पढ़ना है, 2 ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में और ह्यूमन के बारे में। हम लोगों के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और प्लांट में कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। हेडिंग बना लीजिएगा, प्लांट्स, पौधों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, पौधे। तो हम लोगों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है उसके लिए तो समझ में आ रहा है कि क्या रिस्पॉन्सिबल है। हम लोगों में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर ले रहे हैं। कोई सूचना मिलता है तो ब्रेन डिसीजन ले लेता है, स्पाइनल कॉर्ड है, उन सब के माध्यम से कर लेते हैं। अब प्लांट में तो ना ब्रेन है नहीं स्पाइनल कॉर्ड है, फिर भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कर लेगा। तो इसके पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, तो एंजाइम, हार्मोन्स होते हैं और ट्रॉफिज्म होते हैं, ठीक है। हार्मोन और ट्रॉफिज्म 2 माध्यम से यह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। एक निश्चित समय पर देखिएगा प्लांट में फल लग जाता है, फूल लग जाता है, पुराना पत्ता टूट करके प्लांट से अलग हो जाता है, ये सब काम होता है ना जी। पौधा का लेंथ बढ़ने लगता है, मिट्टी में हम लोग बीज को डाल देते हैं, उसमें से पौधा निकल जाता है। तो पौधों में भी नियंत्रण और समन्वय होता है, लेकिन एनिमल्स से यह डिफरेंट है, एनिमल से अलग है। तो किस प्रकार से होता है वो देखिए। पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, plants control their activity by different trophisms and
हार्मोन्स, हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय अलग अलग हार्मोन एवं ट्रॉफिज्म को बोलते हैं अनुवर्तन। हार्मोन एवं अनुवर्तन के द्वारा होता है, अनुवर्तन के द्वारा होता है। ठीक है, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या हो गया उसका, हार्मोन और ट्रॉफिज्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं ट्रॉफिज्म के बारे में। देखिएगा ट्रॉफिज्म मूवमेंट ऑफ plants ड्यू टू आउटर स्टिमुलस। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधों में बाह्य उत्परिवर्तन के कारण, बाह्य उत्परिवर्तन के कारण होने वाली गति अनुवर्तन कहलाती है। होने वाली गति अनुवर्तन कहलाती है। देखिए इस स्टिमुलस को अगर सामान्य शब्दों में हम देखें तो इसको हम लोग डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं, डिस्टर्ब होना। ठीक है, डिस्टर्ब होना को क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन कहते हैं। अब कोई भी स्टिमुलेट आपको करेगा तो आप रिएक्ट नहीं करिएगा। ऐसे मान लो आप बैठे हुए हो, बगल में बैठा हुआ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कलम से खोद रहा है आपको, तो आप क्या करिएगा, घूम के एक चटकन उसको दे दीजिएगा। तो स्टिमुलेट किया तो आप रिएक्ट कर दिए। ठीक है, तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। तो पौधा को बाहर का इन्वायरमेंट जब डिस्टर्ब करता है तो वो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया अपनी देता है, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रॉफिज्म बोला जाता है। ठीक है, पहला ट्रॉफिज्म लिखिएगा, फोटोट्रॉफिज्म। फोटोट्रॉफिज्म हिंदी वाले लोग लिखेंगे प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, डैश देख करके लिखिएगा मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू सनलाइट, सनलाइट, मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू सनलाइट। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पौधों में सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। होने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन कहलाती है। हो गया, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में सनफ्लावर, एग्जाम्पल में सनफ्लावर, सूर्यमुखी हिंदी में बोलते हैं सनफ्लावर को। ठीक है, जिधर जिधर से सूर्य का रोशनी आएगा उधर उधर घूमते रहेगा। सूर्यमुखी का मुंह देखिएगा, सुबह में कहाँ रहेगा, पूरब दिशा में, शाम होते होते पश्चिम दिशा में। तो पूछ देगा कि सूरजमुखी में कैसा अनुवर्तन होता है, तो प्रकाश अनुवर्तन होगा, फोटोट्रॉफिज्म। ठीक है, फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट, फोटो माने लाइट होता है ना, लाइट, और ट्रॉफिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, घूमना। तो सूर्य की दिशा में अगर पौधा घूमते जा रहा है तो वो मूवमेंट कहलाएगा फोटोट्रॉफिज्म। एग्जाम्पल में सनफ्लावर। कोई दिक्कत, जितने सारे टेंड्रिल्स वाले प्लांट होते हैं, लता वाले, जैसे आपका ये सब हो गया, छेमी ओमी का पत्ता जो हो गया टेंड्रिल्स, तो सारे प्लांट का जो एपिकल पार्ट है हमेशा सूर्य की दिशा में मूव करते रहता है, पता उतना नहीं चलता है। तो टेंड्रिल्स वाले प्लांट में भी देखा जाता है। दूसरा लिखिएगा
हाइड्रोट्रॉफिज्म, 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 हिंदी में इसको बोलते हैं जलानुवर्तन, जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉफिज्म। डैश देकर के लिखिएगा मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, पौधों का जल के बहाव की दिशा में, जल के बहाव की दिशा में गति करना, गति करना जलानुवर्तन, जलानुवर्तन कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइटा जलकुंभी, हिंदी में लिख लीजिएगा जलकुंभी एवं मनी प्लांट, मनी प्लांट माने पैसा पौधा, मनी प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पैसा पौधा ना, एक के नाम होगा, ठीक है। तो जिधर जिधर पानी की धारा जाएगी उधर उधर ही पौधा क्या करेगा, मूव करेगा। तो हाइड्रो माने वाटर और ट्रॉफिज्म माने मूवमेंट, ठीक है। तो हाइड्रोफाइटा और पैसा पौधा दोनों का बहाव कैसा होगा। मनी प्लांट को हम लोग किस में लगाते हैं, मिट्टी का जरूरत नहीं है, केवल बॉटल में पानी लीजिए उसमें रख दीजिए, वो ग्रो कर जाता है उसमें। तो पानी की बहाव की दिशा में मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉफिज्म। तीसरा लिखिएगा थिग्मोट्रॉफिज्म, थिग्मोट्रॉफिज्म डैश दे करके लिखिएगा मूवमेंट ऑफ, इसका हिंदी नहीं पता, कुछ होता होगा, मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट, मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट ड्यू टू टच, हाँ छुई मुई इसको बोलते हैं, मिमोसा पुडिका साइंटिफिक नेम है उसका। हाँ हिंदी वाले लोग लिखेंगे छुई मुई के पत्तियों का, छुई मुई के पत्तियों का छूने पर सिकुड़ जाना, छूने पर सिकुड़ जाना थिग्मोट्रॉफिज्म कहलाता है, थिग्मोट्रॉफिज्म कहलाता है, ठीक है। मिमोसा पुडिका मतलब कौन सा पौधा, टच मी नॉट, टच मी नॉट, हिंदी में इसको बोलते हैं छुई मुई या लाजवंती, इसको बोला ऐसा लाजवंती का पौधा, ठीक है। इसका छोटा छोटा पत्ता रहता है, घास जैसा फैला हुआ रहता है, समझे। उसको जैसे ही आप छुइएगा ना तो पत्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लगेगा कि पूरा पौधा मुरझा गया। अब फिर कुछ देर छोड़ दीजिएगा तो वापस इसका पत्ता खिल जाता है, जैसा पहले जैसा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, तो पानी का इसका बहाव जो होता है लगातार जाइलम करते रहता है, जाइलम के द्वारा क्या होता है, पानी इसके पत्ता में जाता है, और जैसे ही आप इसको छू देते हैं पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और पानी का फ्लो जब डिस्टर्ब हो जाता है तो पत्ता क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस ठीक हो जाता है, समझ गए। तो वो मूवमेंट क्या कहलाएगा, थिग्मोट्रॉफिज्म। चौथा लिखिएगा जियोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, हिंदी में बोलते हैं इसको गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन डैश देकर के लिखिएगा मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, हिंदी वाले लोग लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पौधों का गति, गति गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा रूट, रूट जड़, जितने सारे जड़ हैं सब में यही दिखता है। मान लो इस तरीके का कोई पॉट है, गमला है, ठीक है,
उसको क्या किए हैं हम, उल्टा करके रख दिए। सरफेस ये है, गमला को क्या किए हैं, उल्टा करके रख दिए हैं। अब यहाँ इसके अंदर कोई पौधा लगा हुआ है, ठीक है, कोई प्लांट लगा हुआ है, तो प्लांट का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एपिकल पार्ट कहलाएगा ना, अग्रभाग। तो प्लांट का जो एपिकल पार्ट है हमेशा किधर की तरफ घुमा हुआ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, यानी जिधर से सनलाइट आ रहा है उधर रहेगा, यानी ग्रेविटी के ऑपोजिट में। और पौधा का जो रूट वाला पार्ट रहेगा वो हमेशा किधर रहेगा, टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के तरफ रहेगा। एपिकल पार्ट अपोजिट ग्रेविटी के, अगेंस्ट ग्रेविटी के, और ये किधर है, टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ। तो जड़ का अगर मूवमेंट अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों में जड़ का मूवमेंट कैसा है, तब क्या बोलेंगे वहां पर, जियोट्रॉफिज्म, गुरुत्वानुवर्तन। कोई दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिएगा कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म हिंदी में बोलते हैं रसानुवर्तन, 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 कीमोट्रॉफिज्म। डैश देकर के इसमें लिखिएगा मूवमेंट ऑफ pollen grain within pollen tube to fertilized ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे परागकण का, परागकण का पराग नलिका में, पराग नलिका में गति करना, गति करना, गति करना बीजांड के निषेचन के लिए, गति करना बीजांड के निषेचन के लिए कीमोट्रॉफिज्म कहलाता है। पराग कण का पराग नलिका में गति करना बीजांड के निषेचन के लिए, बीजांड के निषेचन के लिए रसानुवर्तन कहलाता है। जैसे मान लो कोई एक फ्लावर है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का कोई फ्लावर है, ठीक है। तो फ्लावर का ये वाला जो पार्ट आप बीच में देख रहे हैं, ये वाला जो बीच का पार्ट आप देख रहे हैं येलो कलर से जो है, इसके सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टिग्मा। इसको क्या बोलेंगे, एस्टिग्मा। ये बीच वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे एस्टाइल, और इसको क्या बोलेंगे, ओवरी। अब लिखना नहीं है, समझना है, एस्टिग्मा, एस्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। तो जो यहां पर ओवरी है, ओवरी में क्या पाया जाता है, ओव्यूल, जिसको बीजांड कहते हैं। ये क्या हो गया, ओव्यूल, जिसको क्या बोलेंगे, बीजांड, ठीक है। तो एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला करके बनता है प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। मादा जनन तंत्र बनता है पौधों का एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी को मिला करके, जिसे बोलते हैं गाइनोसियम, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, गाइनोसियम। कोई दिक्कत इसमें, एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी से क्या बना, गाइनोसियम, स्त्री केसर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं,
इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। हाँ, एंड्रोसियम हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, तो प्लांट का अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट आपसे पूछा जाए तब किसका नाम लीजिएगा? ओव्यूल का। फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट क्या है? ओव्यूल। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? एंड्रोसियम या पुंकेसर। तो इसके ऊपर क्या बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट बनता है यहां पर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट यहां पर बना, इसको ये वाला ऊपर वाला पार्ट कहलाता है एंथर। क्या बोलेंगे इसको? एंथर। तो एंथर में ही गैमीट बनता है, तो गैमीट का क्या नाम हो जाएगा? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन माने परागकण। क्या बन गया ये? पॉलन ग्रेन, परागकण। तो अब परागकण यहां से उठेगा और उठ करके यहां पर पहुंचेगा, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन के लिए परागकण का यहां से कहां पहुंचना है? ओवरी के अंदर पहुंचना पड़ेगा। तो हवा के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से यहां से यह पॉलन ग्रेन उठा और उठ करके कहां पर चला आया? स्टिग्मा पर। ठीक है, और जब यह स्टिग्मा पर आएगा तो टेम्पोररी कुछ देर के लिए इस स्टिग्मा के अंदर में डेवलप होता है क्या? पॉलन ट्यूब। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब। यह टेम्पोररी बनेगा, परमानेंट नहीं बनेगा। ठीक है, और इस पॉलन ट्यूब से क्या आएगा? यही पॉलन ग्रेन उतरेगा और उतर करके क्या करेगा? किसी एक ओव्यूल को फर्टिलाइज्ड कर देगा। और जब ओव्यूल को यहां पर फर्टिलाइज्ड कर दिया तो किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा जी? सीड का। सीड का फॉर्मेशन होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। पौधों का जनन अंग किसको बोला जाता है? फ्लावर को। और फ्लावर में अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे तो एंड्रोसियम या पुंकेसर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछे तो गाइनोसियम या स्त्री केसर। मेल रिप्रोडक्टिव युग्मक पूछे तो पॉलन ग्रेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव युग्मक पूछे तो बीजांड या ओव्यूल। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पॉलन ग्रेन उठा और उठ करके कहां चला आया? स्टिग्मा पर। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन माने परागण। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कोई दिक्कत? कैसे होगा? तो हवा से चला जाएगा, कोई पक्षी यहां से लेकर के चला गया, कोई इंसेक्ट लेकर के चला गया, हो गया। तो जो पॉलन ग्रेन यहां पर पहुंचा ना, इस पॉलन ग्रेन का मूवमेंट किसके अंदर में हो रहा है? पॉलन ट्यूब के अंदर में हो रहा है। तो इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है? कौन सा ट्रॉफिज्म? कीमोट्रॉफिज्म। समझ गए? अब लिख लीजिए इसको। या लिखने का मन हो तो फोटो खींच लीजिए, घर पे आराम से बैठ के लिखिएगा। हो गया? लिख लिए? Pollination. Pollination. Transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. हो गया? गाइनोसियम। गाइनोसियम तीनों को मिला के बोलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ये पूरा गाइनोसियम कहलाएगा।
ये पूरा हाँ कुछ वर्तिका या वर्तिकाग्र कर कैसे होता है, हाँ हाँ वही होता है। हिंदी बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है जी इसमें, बायोलॉजी में। आगे बढ़ें, अब लिख लीजिए हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स हिंदी में इसको बोलेंगे पादप हार्मोन। फाइटो हार्मोन्स, पादप हार्मोन। देखिए हार्मोन जो है अगर एनिमल में हम लोग पढ़ेंगे तो हार्मोन हो या इंजाइम हो, इसको बनाएगा कौन, ग्लैंड, ग्लैंड ही बनाएगा ना। ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सेक्रेट करता है, हार्मोन की इंजाइम, इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन क्या बनाएगा, हार्मोन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड इंजाइम्स बनाएगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो फंक्शन होता है वो इंजाइम सेक्रेट करना होता है। तो एनिमल में पूछा आपसे सैलिवरी ग्लैंड बताइए कौन सा, इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, सैलिवरी ग्लैंड। अरे हार्मोन कौन सा बनाता है, लार में कोई कौन सा हार्मोन होता है, तो सैलिवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन हुआ ना, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड तो क्या हुआ, एक्सोकिंडो, एक्सोक्राइन। जो इंजाइम बना है एक्सोक्राइन, ठीक है। लीवर, हाँ अरे इंजाइम बनाता है, बाइल जूस बनाता है ना जी, तो कैसा हुआ, एक्सोक्राइन हुआ। इंडोक्राइन जो हार्मोन बनाए, तो हार्मोन प्यूटिटरी ग्लैंड, इंडोक्राइन यहां पर होता है ना प्यूटिटरी ग्लैंड 0.6 ग्राम का, तो कैसा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड है। गैस्ट्रिक उसका पैराथायराइड ग्लैंड इंडोक्राइन है क्योंकि हार्मोन बनाता है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी पर होता है, कैसा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो जो हार्मोन बना इंडोक्राइन, तो प्लांट में हार्मोन बनता है लेकिन ग्लैंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हार्मोन का फंक्शन क्या है, प्लांट में अलग अलग फंक्शंस को यह क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पहला हार्मोन इसमें लिखिएगा प्लांट में ऑक्सिन, ऑक्सिन लिखिएगा। इट इज कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटिंग, इट इज कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। इसे वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है। वृद्धि वर्धक हार्मोन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, फाउंड इन एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, फाउंड इन एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। हो गया, इसको समझिएगा। ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन का मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला। कहां पर यह पाया जाएगा, तो प्लांट के एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट माने अग्रभाग, जैसे कोई लीफ है पौधा का इस तरीके का, तो लीफ का ये वाला पोर्शन उसका क्या कहलाएगा, एपिकल पार्ट कहलाएगा ना। तो ये एपिकल पार्ट है लीफ का, इसको बोलेंगे एपिकल पार्ट। तो यहां पर कौन सा हार्मोन रहेगा, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। या फिर प्लांट का कोई तना है, स्टेम है, तो स्टेम का ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एपिकल पार्ट कहलाएगा। तो यहां पर भी कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। या प्लांट का रूट है, जड़ है, तो रूट में क्या होता है, रूट हेयर्स रहता है, तो ये रूट हेयर्स का क्या हुआ, एपिकल पार्ट हुआ। तो जो भी प्लांट का अग्रभाग है, एपिकल पार्ट है, सारे अग्रभाग पर रहेगा कौन सा हार्मोन, ऑक्सिन। और ये क्या काम करेगा, तो प्लांट के लेंथ को बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा उसमें, ठीक है। तो ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। खूब पूछा है क्वेश्चन, जब आप बनाइएगा किताब जो घटना चक्र वाला है
वो सब किताब बनाइएगा तो देखिएगा सब क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर सब किसी ना किसी स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, याद रहेगा। दूसरा हार्मोन लिखिएगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स डैश दे करके लिखिएगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन डॉर्मेंसी ऑफ सीड, ब्रेकिंग डाउन डॉर्मेंसी ऑफ सीड, डॉर्मेंसी ऑफ सीड। सीड के डॉर्मेंसी को तोड़ने में क्या सहायक होता है? जिब्रेलिन। डॉर्मेंसी मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लो कोई सीड है, बीज है, यहाँ पर ये सरफेस है, इसके नीचे हम क्या किए, बीज को लगा दिए हैं, ये मिट्टी है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है बीज, तो इसमें से पौधा का निकलना है, पौधा निकलेगा ना जी। तो मिट्टी के अंदर बीज जितना दिन पड़ा हुआ रहेगा उसमें से कोई पौधा नहीं निकलेगा, कोई प्लांट नहीं निकलेगा। तो उतना दिन तक इस बीज को हम लोग क्या कहेंगे, किस अवस्था में है? डॉर्मेंसी पीरियड में है, डॉर्मेंसी अवस्था में है। तो पौधा के सीड से प्लांट बाहर निकल जाता है। तो आगे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, 7वां 8वां क्लास में था या 10वां में था, सीड जो होता है इसका आउटर कवरिंग जो होता है, बाहर का वाल, यह कौन से टिश्यू का बना रहता है? स्केलेरन काइमा। किसका बना रहता है? स्केलेरन काइमा। आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज फॉर्म्ड बाय स्केलेरन काइमा। या सीड जो होता है, हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल का जो छिलका होता है, वो भी कौन सा टिश्यू होता है? स्केलेरन काइमा। आउटर कवरिंग ऑफ नट्स, नट्स माने जैसे बादाम हो गया, आलमंड जिसको बोलते हैं, अखरोट हो गया, उसका बाहर का भाग किसका बना रहता है? स्केलेरन काइमा का। और देखते हैं ना कितना कठोर वो होता है, देखे ना मजबूत होता है कि नहीं होता है? बादाम को दांत से काटिए, दांत टूट जाएगा, बादाम नहीं टूटेगा। अखरोट काटिए, दांत उखाड़ देगा, एकदम नहीं उखाड़ देगा। स्केलेरन काइमा टिश्यू रहता है, ठीक है। और इस स्केलेरन सीड यहाँ पर पड़ा हुआ है, अब इसमें से पौधा को अंदर से निकलना है, इसमें से पौधा को निकलना है। और अंदर वाला जो पार्ट होता है, सीड का जो अंदर पार्ट रहता है वो कलरलेस रहता है। तो सीड का अंदर वाला पार्ट कौन सा सेल रहता है? बताइए। मिला होगा पढ़ने के लिए आपको, प्लास्टिड एक वर्ड मिला होगा सेल में पढ़ने के लिए। 3 प्रकार का प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और एक हरित लवक, ठीक है। तो अंदर में रहता है अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट रहता है सीड के अंदर में। और बाहर का जो आवरण है, ये कौन सा आवरण है? स्केलेरन काइमा का है। तो यही स्केलेरन काइमा के लेयर को तोड़ने में सहायक कौन सा हार्मोन हो जाएगा? जिब्रेलिन। तो सीड के डॉर्मेंसी को खत्म करने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? जिब्रेलिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हार्मोन लिखिएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन डैश देकर के लिखिएगा। हेल्प्स इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स, हेल्प्स इन सेल डिवीजन ऑफ प्लांट्स। पौधों में सेल डिवीजन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। माने पौधा जो में सेल डिवीजन होता है, बड़ा होता है पौधा, तो उसमें लिए रिस्पॉन्सिबल, कोशिका विभाजन इसको हिंदी में कहेंगे। पौधों में कोशिका विभाजन का काम साइटोकाइनिन करेगा। चौथा हार्मोन लिखिएगा एब्सेसिक एसिड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ABA, एब्सेसिक एसिड या ABA। डैश देकर के लिखिएगा। इट हेल्प्स इन falling down old leaves and it is also called
growth inhibitor. It is also called growth inhibitor. हो गया। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ABA। ये क्या काम करता है? तो पुरानी पत्तियों को पौधों से तोड़ के अलग करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए ये लीफ है, पुराना हो गया, इसका जो डंठल है इसमें कौन सा एसिड जमा होने लगेगा? एब्सिसिक एसिड ABA। और ये पत्ता कमजोर हो जाएगा और थोड़ा सा भी हवा बहा तो ये प्लांट बॉडी से टूट के सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। या फल जो होगा वो पक जाता है तो उसके भी डंठल में एब्सिसिक एसिड जमा हो जाता है और पुरानी पत्तियों को पौधों से तोड़ करके अलग कर देता है। इसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। इनहिबिटर माने नियंत्रक, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन। ग्रोथ प्रमोटर किसको बोले थे? ऑक्जिन को। और ग्रोथ नियंत्रक किसको बोलेंगे? एब्सिसिक एसिड को। याद रहेगा। उसके बाद लिखिएगा पांचवा हार्मोन। पांचवा हार्मोन लिखिएगा इथिलीन। इथिलीन डैश देकर के लिखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिलीन हार्मोन। It is also called acetylene hormone because it helps in ripening of fruit. Ripening, RIPENING, ripening of fruits, ठीक है। हिंदी वाले लोग लिख लेंगे। इसे एसिटिलीन हार्मोन भी कहते हैं। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। इसे एसिटिलीन हार्मोन भी कहते हैं। यह फलों को पकाने में सहायक होता है। अगर क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसियस स्टेट में पाया जाएगा? एकलौता हार्मोन इथिलीन है जो गैसियस स्टेट में पाया जाएगा। बाकी सब हार्मोन, कोई हार्मोन गैसियस स्टेट में नहीं है, केवल कौन है? इथिलीन है। और इथिलीन जब गैसियस स्टेट में रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। एकलौता हार्मोन जो गैसियस स्टेट में रहेगा, बाकी सबका सब फ्लूइड स्टेट में, जो हार्मोन का स्टेट होता है उसमें रहता है, गैसियस स्टेट में ही रहेगा। और लास्ट एक हार्मोन है, लिख लीजिएगा फ्लोरीसेंस। फ्लोरीसेंस, फ्लोरीसेंस। इट हेल्प्स इन ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। It helps in blooming of flowers. यह फूलों को खिलने में सहायक होता है। ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, यह फूलों को खिलने में सहायक होता है। फूलों को खिलने में सहायक होता है। चलिए, प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना ही था। दो विधि से होता है, ट्रॉफिज्म और हार्मोन। तो ट्रॉफिज्म में 5-6 ट्रॉफिज्म का नाम था, लिखवा दिए। हार्मोन में भी 5-6 हार्मोन था, वो भी हो गया ना। मोटाई के लिए टिश्यू होता है, ठीक है। प्लांट में 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। हिंदी में विभोज्योतक उत्तक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, वो 3 प्रकार का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है थिकनेस ऑफ प्लांट के लिए। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी 3 प्रकार का टिश्यू होता है। आगे का टॉपिक है, ये मिलेगा आगे। चलिए, तो इसमें किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा इतना ही था, यही सब, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन को हम लोगों ने देखा, क्लास में ही याद हो जाता है ना। हाँ, तो याद हो जाए, क्लास में नहीं, घर पर जाकर के फिर कॉपी पढ़ना पड़ रहा है, उतना नहीं होना चाहिए। क्लास में एकदम बना, घरे जाकर के खाली क्वेश्चन बना लीजिए, मामला खत्म।
जो भी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसको जाकर के घर पर बना लीजिए, चैप्टर खत्म हुआ सेम डे जाकर के उसका क्वेश्चन बना लेना है, छोड़ना नहीं है, उसी दिन जाकर के घटना चक्र दुर्घटना चक्र जो है उसको बना करके मामला निपटा दीजिए। 20, 25, 50 क्वेश्चन जो होगा सेम डे खत्म कर लीजिए। उसके बाद और भी जो किताब आता है ढेर सारा क्वेश्चन बैंक होता है, उतना तो टाइम भी नहीं है बनाने के लिए, तो ऑथेंटिक जो किताब होगा वो लेकर के क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा चीज जो होता है पढ़ाई के दौरान स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तो जब क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा तो वो आपको रिकॉल हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। और जो चीज इसमें छूट भी गया लेक्चर में उसको आकर के नेक्स्ट डे जब भी आएंगे तो अपना क्वेश्चन बैंक लेकर के डिस्कस कर लेंगे, है ना, तो एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस होते चला जाएगा तो सब याद हो जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। और साइंस अगर बीपीएससी में 30 को पूछता है तो एक नंबर भी दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, 30 में 29 भी नहीं, एकदम स्कोरिंग 30 में 30। सबसे आसान हमको लगता है साइंस से रहता है, ठीक है, उसमें भी अगर छूट जाता है तो बड़ा दुर्भाग्य वाला बात है। आर पार का युद्ध है, ठीक है, इस बार एकदम आर नहीं तो पार, रगड़ दीजिए पकड़ करके। 150 ना क्वेश्चन है जी, एकदम प्री में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, प्री तो रुकना ही नहीं चाहिए एकदम। अब प्री रुक रहा है तो बेकार बात है, बैठ करके अगर 7 घंटा 8 घंटा डेली पढ़ देते हैं तो प्री कैसे रुक जाएगा। वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग रहता तो चलिए होता है कि बिहारी हैं हम लोग निगेटिव में चलेगा, नहीं है निगेटिव मार्किंग, एकदम 110 115 नंबर तो आराम से आना चाहिए। और बहुत चीज पढ़ना भी नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है बीपीएससी का। हमको तो लगता है कि सबसे आसान स्टेट पीसीएस यही है, बीपीएससी ही है। बाकी स्टेट पीसीएस का आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखिएगा, पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन उठाता है। उसका साइंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स पूछता है, उसके लिए एकदम डेप्थ में एक एक एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा करके वो पूछ देगा कि थैलोफाइटा जो प्लांट का फाइलम होता है उसका एक एग्जाम्पल दे दिए रहेगा, आप खोजते रहिए वो कहाँ का एग्जाम्पल है, पता नहीं चलेगा। ब्रायोफाइटा का पूछ देगा, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल दे करके पूछ देगा, मोनोकॉटिलेडॉन सीड का पूछ देगा, तो कॉम्प्लेक्स पूछता है। और बीपीएससी में ये सब नहीं है, एकदम आराम से बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा होता है। बिहार स्पेशल जो होता है अगर 10 साल का आप बनाए हैं तो उसमें से आराम से 12-15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर उठा करके डाल देता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर गलत हो जाता है तो बेकार है। और जनवरी तक ही ना टाइम है, कितना जनवरी को डेट दिया एग्जाम, 23 को दिया है, तो 23 तक है। मुश्किल से आपके पास ये दिसंबर पूरा है आपके पास, और उधर 2 महीने का समय है। ढंग से देखिए तो 2 महीना का टाइम है, और 2 महीना में प्रीलिम्स कोई मुश्किल वाला बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। तो सबका प्रीलिम्स हो जाना चाहिए, किसी का प्रीलिम्स नहीं फंसना चाहिए। और मेंस के लिए हम किसी का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, एक यूपीएससी टॉपर ही थे, वो भी शायद 32वां या कोई गंगा सिंह करके हैं, उनका गंगा सिंह नाम है, उनका इंटरव्यू सुन रहे थे। तो अपने लेक्चर में विकास सर उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो बता रहे थे विकास दिव्यकृति कि गंगा सिंह बता रहे थे कि मेंस के लिए 12-12 घंटा 11 से 12 घंटा वो केवल लिखते थे, आंसर राइटिंग करते थे। 11 घंटा हाथ का ही जितना रहता था सब में ठेला पड़ जाता था, ठेला समझ रहे हो ना, इसमें पूरा मांस में ठेला पड़ जाता था, फूटता था, वो दर्द करता था, फिर भी वो आदमी 11 घंटा लिखता था। 11 से 12 घंटा केवल लिखते थे। तो एक बार अगर ये जुनून चढ़ गया है कि पीसीएस कर लेना है, पीसीएस में रिजल्ट दे देना है, तो फिर आलस उलस नहीं आना चाहिए। एकमात्र सिंगल विजन किस पर आना चाहिए, तो पीसीएस पर। बाहर के दुनिया से कोई किसी भी प्रकार का डेविएशन दिमाग में तो आना ही नहीं चाहिए, डेविएशन नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार का, चाहे वो मोबाइल का डेविएशन हो, फ्रेंड्स का डेविएशन हो, टाइम लॉस अगर अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, एक एक सेकेंड को संभाल लेना है। एकदम प्रीलिम्स तक तो एकदम कॉन्शियस हो जाना है। कोई अब कोई फेस्टिवल भी नहीं है, अभी कई को बकुआ सब है, वो सब तो छठ का ठेकुआ खा करके अभी सब नहीं आया, अभी ठेकुए खा रहा है, वो 2 महीना भी ठेकुए खाएगा, और आ करके कहेगा कि कंपटीशन बहुत है, एक सीट पर 700 750 स्टूडेंट फाइट कर रहा है। इस लेवल का बोका सब भी है धरती पर, ठीक है। जो आपको पेपर में कुछ दिन पहले निकला था कि बीपीएससी में एक सीट पर कितना लोग फाइट करेगा, 700 लोग फाइट कर रहा है। तो 700 फाइट करिए रहा है तो क्या दिक्कत है, सब पढ़ने वाला थोड़ी ना है। अभी क्लासरूम में ही हम लोग देखें तो सब लोग पढ़ने वाला थोड़ी है। एक बैच में अगर हम लोग 500 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो 500 में से पढ़ने वाला मुश्किल से 12-15 को रहता है, जो ढंग से पढ़ता है, जो कॉन्शियस है, बाकी सब टाइम काट रहा है। घर वाला जबरदस्ती भेज दिया कि देख तुम्हारा चाचा का बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए, तुमको भी जाना पड़ेगा। वो मजबूरी में कि भाई चाचा का बेटा पढ़ रहा है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो बैठा हुआ है पढ़ने के लिए। उसको अगर फ्रीडम दे दिया जाए नहीं पढ़ना है तुमको, जाओ, तुरंत बोरा बिस्तर लेकर के निकल जाएगा, उसको इंटरेस्ट नहीं है जॉब से। तो अगर आप बना लिए हैं ऐसा ड्रीम की एकदम निकाल लेना है, तो कोई भी डेविएशन भटकाव 2 महीना तक नहीं आना चाहिए।
और मोबाइल का सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग। कई को रहेगा कि मोबाइल में पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, तुरंत खोल करके देखेगा, लगेगा कि एकदम मोदी जी पूछ रहे कि पाकिस्तान पर कब चढ़ना है, ठीक है, इसी से पूछ रहे हैं, एकदम तुरंत नोटिफिकेशन खोल करके देख लेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सिंपल सा चीज है। तो जब पढ़ने के लिए बैठे तो मोबाइल का नोटिफिकेशन तो ऑफ ही कर दीजिए, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इस सब का नोटिफिकेशन बंद रखिए, कोई जरूरत नहीं है नोटिफिकेशन देखने का 2 महीना तक। बंद होता है ना नोटिफिकेशन, सेटिंग में जाके हो जाता है, तो नोटिफिकेशन सारे फोन का ऑफ रखिए, उसके बाद वीडियो लेक्चर देखते हैं तो तैयारी करिए। और जो भी ऑथेंटिक है, खूब सेट प्रैक्टिस तो प्रत्येक दिन जो मार्केट में अवेलेबल सेट हो उसको लेकर के सेट प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज होता है, डिस्कशन होता है वो भी बेनिफिशियल है, तो वो तो देख ही रहे हैं आप लोग। एक सेट डेली प्रैक्टिस करिए। आता है ना किताब, कोई भी एक किताब ले लीजिए जो बढ़िया है, अपने टीचर से पूछ करके सर बता देंगे, और वो एक सेट डेली घर पे 2 घंटा का बैठ करके बनाइए। और 2 घंटा बनाने के लिए बैठिए तो उसके बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं, मान करके बैठिए कि जब जैसे एग्जाम में 67वीं बीपीएससी बैठ करके आप दे रहे हैं, वो फीलिंग के साथ बैठिए टेस्ट बनाने के लिए, सेट प्रैक्टिस करने के लिए। और एकदम 1-2 घंटा बैठना है, बीच में उठ करके नहीं कि किचन में चल गए, नमकीन खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, बीच में प्यास लग गया, 2 मिनट दोस्त से बतिया लिए, 2 घंटा के टेस्ट में सब काम कर लिए। वैसा टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है, 0 फायदा है। 2 घंटा तक बैठिए टेस्ट देने के लिए, तो चुपचाप कुर्सी टेबल पर बैठिए, 2 घंटा तक क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन बनाने के बाद जब सेट का एनालिसिस करिए कि कहाँ कहाँ से गलत हुआ है, तो जो जो वीक पोर्शन आपका निकल करके आता है, जैसे हिस्ट्री है तो पूरा हिस्ट्री तो वीक नहीं होगा, उसका कुछ 1-2 टॉपिक होगा जो वीक होगा, वो 2-3 टॉपिक आपको मालूम चल जाएगा कि कौन कौन सा मेरा वीक पॉइंट है उसको पढ़ करके फिर एकदम बॉटम से लेकर के टॉप तक पूरा पढ़ जाइए। किताब निकालिए, किताब निकाल करके पूरा पढ़िए, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो अभी 2 महीना आप सेट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर लेते हैं तो उसमें से 15-20 क्वेश्चन तो सेट से लड़ना ही लड़ना है। 60-65 सेट आप डेली अगर करके बनाते हैं तो 65 सेट आप बना लीजिएगा। 65 सेट में 150-150 क्वेश्चन है, उसके बाद उसको डिस्कस कर लिए, पूरा रिवाइज हो जाएगा आराम से। एकदम प्रीलिम्स का एग्जाम में रिजल्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, तब ना कम समय में रिजल्ट होगा तो आगे प्रमोशन वमोशन मिलते मिलते और आगे बढ़िएगा। अब रिजल्ट लीजिएगा कि माइंड में ये मेकअप अगर होगा कि बीपीएससी कितना साल तक दे सकते हैं, 38 साल तक ना, 37, तो दिमाग में नहीं ना बैठाए हैं 37 साल तक दे सकते हैं, हाँ वो दिमाग में मत बैठाइएगा, 37 साल तक दे सकते हैं तो 37वां साल में जाकर के निकाल लेंगे, वो सब नहीं, तो प्रमोशनों नहीं होगा। अगर बनिएगा छोटा लेवल पर बनिएगा तो वह रह जाइएगा, वहीं पर रिटायर कर जाइएगा, तो वो सब नहीं बनाना है। और एकदम 2.5 से 3 महीना जो भी समय बचा है, 2.5 महीना 2 महीना सदुपयोग करके, अब मोबाइल का सदुपयोग, कोई फालतू ऐप नहीं रखना है, ठीक है, गूगल का भी सदुपयोग करिए, फेसबुक वेसबुक कम, व्हाट्सएप वगैरह कम। स्क्रीन टाइम डेली मोबाइल का चेक करना चाहिए, ठीक है, स्क्रीन टाइम चेक करने पर आपको मालूम चलेगा कि कितना फालतू यूज कर रहे हैं मोबाइल का। आता है ना करने स्क्रीन टाइम चेक उसको डेली चेक करिए, उसमें आपको दिख जाएगा कि फेसबुक आप कितना घंटा ब्राउज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कितना कर रहे हैं, पढ़ने के लिए लेक्चर आपने कितना देर यूट्यूब पर देखा है, वो हर चीज पता चल जाता है। तो स्क्रीन टाइम चेक करिए, और वहां पर जितना फालतू टाइम आपका जा रहा है उसको रोक लीजिए। तो छोटा छोटा टाइम का मैनेजमेंट करिएगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो था प्लांट का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, एनिमल का नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, इसको रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। हाँ, ह्यूमन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट